नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 12, जो कि एक भाषण है और यह भाषण कृष्ण कुमार ने दिया है। पाठ्य पुस्तक में यह गाँव के बच्चों की शिक्षा नामक शीर्षक से संकलित है। इसे हम पढ़ रहे हैं। पिछली 2 कक्षाओं में बच्चों हमने भाग 1 तथा भाग 2 के क्रम में यह जाना कि इस भाषण में कृष्ण कुमार महिला पंचों के सामने एक भाषण दे रहे हैं और भाषण के क्रम में वे बताते हैं कि कमारा ले नाम के अफ्रीका के एक देश में कमारा ले नाम के एक लेखक हुए थे जब अफ्रीका में फ्रांसों का प्रभुत्व था। कमारा ले प्राथमिक शिक्षा के लिए जब वह प्राथमिक विद्यालय में पहली बार गए तभी उनकी मां को अफसोस हो गया था। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतियोगिता आरंभ हुई और उस प्रतियोगिता में कमारा ले का चयन हुआ और उन्हें उच्च शिक्षा हेतु फ्रांस भेजा जाना था। वे सबसे गांव के बड़े बुजुर्गों से, चाचा से, रिश्तेदारों से विदा लेते हैं और अपनी माँ को ढूंढते हुए जब झोपड़ी में जाते हैं तो पाते हैं कि उनकी माँ सिसकियाँ ले रही हैं। वे पूछ बैठते हैं कि क्या तुम मेरे जाने से खुश नहीं हो? वे बताती हैं कि मैं तुम्हारे जाने से खुश हूँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आज तुम नहीं जा रहे हो, बल्कि तुम उसी दिन चले गए थे जिस दिन तुमने पहली बार गांव के प्राथमिक शाला में नामांकन कराया था, शिक्षा लेने तुम गए थे। उनकी माँ का मानना था कि जो व्यक्ति अपने देश की शिक्षा हासिल नहीं करेगा वह भला अपने देश, अपने समाज, अपने गांव और अपने लोगों से कैसे जुड़ेगा। यहीं से चिंता का एक विषय उठाते हैं कृष्ण कुमार और बताते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति पर किस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा पद्धति हावी हो गई है। हम अपनी शिक्षा अपने देश में अपने संसाधनों के सहारे नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक दुष्परिणाम केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, स्वास्थ्य, पर्यावरण, हर दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वे बताते हैं कि हमारे राजनीतिज्ञ अफसरशाही, नौकरशाही के प्रभुत्व में हमारी शिक्षा चली गई है, जबकि शिक्षा वास्तव में शिक्षक और बच्चों के बीच की है, या उस समुदाय की है जिस समुदाय को वे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मानते हैं, जो स्थानीय स्तर से शुरू की जाती है। इन्हें कुछ विचार विमर्श के साथ वे शिक्षा की कई बातें करते हैं जो हमने पिछली 2 कक्षाओं में हमने पढ़ा और जाना। आज की कक्षा में हम इस भाषण के 5वें और आखिरी अंश को पढ़ेंगे और वे क्या कहना चाहते हैं इसे भी जानेंगे। कृष्ण कुमार कहते हैं कि गांधी जी की बुनियादी तालीम की रूपरेखा आज भी शिक्षा, खास तौर से प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवन देने में सक्षम है। इसमें संदेह नहीं कि हमें नए सिरे से उसकी मीमांसा करनी पड़ेगी, लेकिन गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने का अर्थ है गाँव को स्वायत्तता देना तथा ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीने का हौसला देना। इस प्रक्रिया में बुनियादी तालीम की उनकी रूपरेखा आज भी हमें प्रेरणा और काम करने की एक परिधि दे सकती है। आखिर उन्होंने इतना ही तो कहा था कि गांव के पारंपरिक उद्योगों और गांव की प्रकृति से शिक्षा को जोड़े बगैर शिक्षा में सीखने का वह तत्व नहीं आ सकता जो उसे सार्थक बनाता हो। शिक्षा का जो चरित्र पिछले 50 वर्षों में उभरा है वह दरअसल गुलामी के दिनों से ही स्थापित हो गया था। हमारे नेताओं ने इसको बदलने की कोई खास कोशिश नहीं की। उसके सामाजिक चरित्र पर सीधे प्रहार किए बिना शिक्षा और विनाशकारी विकास के बंधन को आप तोड़ नहीं सकती। इस बंधन को तोड़ना ही शायद आज इस नई शक्ति का पहला मुद्दा है, जिसको आप पंचायती राज और पंचायती राज के दायरे में महिला शक्ति का नाम दे रही हैं। कमारा ले की कहानी हर गांव में घटती है,
और हम उसे लाचारी से देखते हैं। हमने देश के विकास को जिस तरह से समझा है और अमल में लाते हुए देखा है, उससे यह लाचारी बढ़ती ही जा रही है। आज तो बड़े राजनीतिक दलों के नेता भी यह कहते हैं कि पूंजी के राज के सामने हम लाचार हैं। ऐसा लगता है कि सारा देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गिरवी रख दिया गया है। भारत का पूंजीवाद विश्व पूंजीवाद का साथी बनकर हमारे प्राकृतिक साधनों को सिर्फ दोहन का शिकार बनते हुए देखना चाहता है। वह हमारे मानव संसाधनों का केवल इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि वे इस दोहन के काम आए। आज देश के कुछ हिस्सों में यह कथा ज़्यादा आसानी से पढ़ी जा सकती है, तो कुछ हिस्सों में कल पढ़ी जाएगी। आज इस इबारत को आज अगर हम नहीं पहचानेंगे तो कल काफ़ी देर हो जाएगी। गांव के बच्चे को अपने ध्यान के केंद्र में रखकर देखें तो हम आसानी से समझ लेंगे कि आज की शिक्षा ग्रामीण समाज की पुनर्रचना करने में इतनी असमर्थ क्यों है। मैं सालाना शैक्षिक सत्र के ढांचे में निहित असुविधा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह पुरानी और जानी पहचानी बात है। शिक्षा सत्र का ढांचा कब ऐसा बनेगा कि बच्चा घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई कर सके। कौन कह सकता है? निर्णय लेने वाले को यह समस्या 100 साल से ज्ञात है और वे समय समय पर इसकी चर्चा भी करते हैं, पर नाला वहीं गिरता जा रहा है। शायद वह तब तक वहीं गिरता रहेगा जब तक ग्रामीण समाज और उसके राजनीतिक नेता ज़बरदस्त दबाव नहीं पैदा करते। फिलहाल मैं सत्र के ढांचे, स्कूलों की खस्ता हालत, शिक्षक की दयनीय परिस्थिति जैसे संरचनात्मक मुद्दों की जगह पाठ्यक्रम के गांव विरोधी चरित्र का मुद्दा उठा रहा हूं। आज पढ़ाई जा रही पाठ्यपुस्तकों में गांव की उपस्थिति नगण्य है। भाषा की पढ़ाई के लिए लगाई गई पाठ्यपुस्तक के 20-25 पाठों में मुश्किल से 2-3 पाठ ऐसे होते हैं जिनका तथ्य ग्रामीण जीवन से संबंधित होता है। यह हालत दिखाती है कि देश की 75% जनता का परिवेश पाठ्यपुस्तक बनाने वालों के लिए क्या महत्व रखता है। लेकिन ज़्यादा चिंता तब होती है जब आप उन 2-3 पाठों को ध्यान से पढ़ते हैं जिनमें ग्रामीण परिवेश या पात्रों का चित्रण किया जाता है। अधिकांश रूप से यह चित्रण गांव के जीवन को दोयम दर्जे का सिद्ध करता है। गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष प्रायः अनपढ़, अंधविश्वासी और मूर्ख दिखाए जाते हैं। जब कभी गांव का सकारात्मक रूप उभारा जाता है, वह एक रोमांटिक अंदाज में होता है। वास्तव में जिए जा रहे जीवन की समग्रता उसमें नहीं होती। कोई आश्चर्य नहीं कि पढ़ लिख कर बड़ा होने वाला गांव का बच्चा अपने परिवेश की ज़िंदगी से मानसिक रूप से कट जाता है या फिर भीतर ही भीतर उससे नफरत करने लगता है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पूंजी के लिए नई नई बाधाएं खड़ी करती हैं। इसलिए यह खतरा हम सबके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय शासन या स्थानीय स्वायत्तता का जो नारा बुलंद किया गया है, वह क्या सिर्फ नारा सिद्ध होगा और जगह जगह हो रही जमीन, जंगल, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्वायत्तता की लड़ाइयों के उभरने पर यह व्यवस्था बंद या ध्वस्त कर दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के ध्येय को लेकर इस आशंका से निराश हुए बगैर अपने कर्तव्यों की ओर आगे बढ़ना, उनको एक संघर्ष की भूमिका में रखकर देखना ही हम सब में मनोबल जुटा पाएगा, जिसे आज की भ्रष्ट राजनीति तोड़ चुकी है। हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। वे जानते हैं कि हम में से बहुतों का मनोबल आज इस स्थिति से लड़ने का नहीं रह गया है। क्या वजह है कि आज हमारे
कई गांवों में पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन शराब उपलब्ध है। पेप्सी और कोका कोला के बोर्ड हर जगह पहुंच गए हैं, लेकिन साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए हमें इस शहर में भी फिल्टर लगाना पड़ता है। इस पूरी परिस्थिति की विसंगतियों को आप एक बार उधेड़ना शुरू करें तो आप पाएंगी कि यह पूरा जाल जो नीतियों के नाम पर हमारे सामने रखा जाता है, एक फटे हुए पुराने शॉल जैसा है। इसको उधेड़े बगैर नए सिरे से इसकी बुनाई नहीं हो सकती। इसकी नए सिरे से बुनावट में ही कहीं शिक्षा का सुधार और उसकी प्रक्रिया को फिर से बल देने का इरादा शामिल है। बच्चों, भाषण यहाँ पर जाकर समाप्त होता है। कृष्ण कुमार ने नीतियों की बात की है, सिद्धांतों की बात की है। वे कहते हैं कि शिक्षा संबंधी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, असल में अगर कहीं खोट है, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ त्रुटि है, तो ये नीतियाँ ही जो है उसके मूल में है, केंद्र में है। वे प्रश्न रखते हैं कि क्या कारण है कि हमारे गांव में, जहाँ हमारा गांव है, हमारे समाज में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। वहाँ के लिए आपको फिल्टर लगाना पड़ता है, लेकिन शराब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे ही वे केवल इसी बात को नहीं रखते, यह उदाहरण उन्होंने दिया है कि अगर आपको पानी पीने के लिए चाहिए तो फिल्टर लगाना पड़ रहा है, किंतु शराब उपलब्ध है। ठीक वैसे ही यदि हम शिक्षा की बात करें तो जहाँ शिक्षा की बात की जा रही है कि हमें शिक्षा चाहिए, साक्षरता चाहिए, वहाँ शिक्षा को छोड़कर शिक्षा पे होने वाले खर्च और चर्चा, इसकी बातें होती हैं, मगर शिक्षा दी नहीं जा रही है। वे बताते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारा जो गांव है, उसको जानने के लिए पाठ्यक्रम में ग्रामीण परिवेश का शामिल होना बहुत आवश्यक है, किंतु वही सबसे नदारद है। 75% जनता हमारी ग्रामीण जनता है और उसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार ही नहीं किया गया, तो भला 25% लोगों की आवश्यकता पूरी हो रही है और 75% लोगों की आवश्यकता अधूरी रह जा रही है, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? हम जिस सफलता की बात करते हैं वह सफलता कैसे प्राप्त होगी? अगर आप केवल 25% ही सफल हो रहे हैं और 75% असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप असफल ही हैं। वे बताते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ कथ्य वाला कोई पाठ ही नहीं है। अगर भाषा की शिक्षा में भी बात की जाए तो बमुश्किल से 2 या 3 पाठ मिलते हैं जिनके कथ्य ग्रामीण सभा से, ग्रामीण समाज से जुड़े हुए हों, और अगर हैं भी तो वो दोयम दर्जे के। कहने का अर्थ है कि कोई आदर्श चरित्र हमें ग्रामीण समाज के कथाओं को जो लिया जाता है या पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, वहाँ से कोई आदर्श चरित्र हमें नहीं मिल पा रहा। अगर हम बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक किसी पाठ्यक्रम को देखें तो जहाँ गांव की चर्चा की गई है, वहाँ लोगों को असभ्य, अशिक्षित या फिर अंधविश्वासी दिखाया जा रहा है। यानी आप गांव का आईना क्या दिखा रहे हैं समाज के सामने? कहीं ना कहीं आपने ग्राम के जो आदर्श हैं उसको गलत चित्रित करने का प्रयास किया है। आपके पाठ्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल हैं, जो कि हमारे भोगे हुए जीवन में जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें बहुत कम उनका अंश दिखाई पड़ता है। कृष्ण कुमार कहते हैं, विदेश से जो हम शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं, विदेशों से जो हम सपने देख करके आ पा रहे हैं, हमारे बच्चे जाते हैं यहाँ से उठकर शिक्षा प्राप्त करने, वे वहाँ के परिवेश से जुड़ जाते हैं और जब यहाँ आते हैं तो ठीक उसके विपरीत उन्हें परिवेश मिलता है जहाँ वे चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। इन बच्चों को आखिर बाहर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कृष्ण कुमार कहते हैं कि कमारा ले की घटना केवल अफ्रीका जैसे देश में नहीं है, बल्कि हर गांव में, हर कस्बे में एक कमारा ले हमारे सामने उदाहरण के रूप में खड़ा है। ऐसे ही उन्होंने कई चर्चा की है। बच्चों, 5वें अंश को हमने पढ़ा, जाना। आइए उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं।
कृष्ण कुमार ने अपने भाषण के क्रम में गांधी जी की बुनियादी तालीम की रूपरेखा रखी है। उन्होंने बताया है कि गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा की बात की थी वह प्राथमिक शिक्षा को नया जीवन देने में सक्षम है। गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने का अर्थ है गांव को सम्मानपूर्वक स्वायत्तता प्रदान करना, गांव के पारंपरिक उद्योग तथा गांव की प्रकृति को शिक्षा से जोड़ना, पंचायती राज के दायरे में महिला शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा कृष्ण कुमार का मानना था। वर्तमान शिक्षा ग्रामीण समाज की पुनर्रचना करने में असमर्थ सिद्ध हो रही है। शिक्षा सत्र का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई कर सके और वे अपने परिवेश से जुड़ सके, उसे बाहर कहीं जाने की आवश्यकता न महसूस हो। भाषा की पढ़ाई के लिए पाठ्य पुस्तक में केवल 2-3 पाठ ही ग्रामीण जीवन के कथ्य से संबंधित हैं। अगर भाषा में ही कथ्य नहीं होगा तो भाषा का जैसे जैसे प्रसार होगा तो कथ्य का भी प्रसार उतना ही होगा। आप किसी भी बात को प्रसारित करने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता पड़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में भाषा तो वह उसका की आत्मा है, उसका केंद्र है। कृष्ण कुमार ने ऐसे कई सारे विचार रखे इस भाषण के माध्यम से। बच्चों, हमने पूरे भाषण को पढ़ लिया है, समझ लिया है और यह भी जाना है कि उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर पूरे भाषण की शुरुआत भी की थी कमारा ले से। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम एक बार विचार करें, जो कि सारांश के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे। आइए, आपको स्क्रीन पर सारांश भी दिखाई देगा। कृष्ण कुमार के 5 व्याख्यानों के संग्रह शिक्षा और ज्ञान से यह पाठ लिया गया है। यह व्याख्यान या भाषण जिसे हम कह रहे हैं, यह अप्रैल 1997 ईस्वी में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली की ओर से आयोजित महिला पंचों के अखिल भारतीय सम्मेलन में दिया गया था। इस व्याख्यान की अंतर्वस्तु पर शीर्षक समुचित प्रकाश डालता है। शिक्षा शास्त्रियों में गांवों और नगरों की शिक्षा विषय पर प्रायः वाद विवाद होते रहे हैं। विमर्शपूर्ण यह व्याख्यान एक स्वस्थ और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ अपना पक्ष रखता है, जिसमें गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का बल है तथा शिक्षा के अपेक्षतया सर्वांगीण रूप का समाहार भी। यह पाठ रचनात्मक समझ जगाने के साथ साथ एक विचारोत्तेजक बहस की प्रस्तावना भी करता है। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी जी ने भारतीयों की शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसका जिक्र कृष्ण कुमार करते हैं। वे बताते हैं कि बुनियादी शिक्षा का सीधा संबंध हस्त कौशल एवं रोजगार से था, ऐसा गांधी जी का मानना था। प्रस्तुत पाठ कृष्ण कुमार के भाषण का एक लिखित रूप है। यह भाषण उन्होंने महिला पंचों के समक्ष दिए थे। कहा जाता है कि एक पुरुष के शिक्षित होने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है और एक महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार। कहीं ना कहीं कमारा ले की माता से यह बात संबंधित है, क्योंकि आत्मकथा को कमारा ले ने लाखों अशिक्षित माँओं के लिए समर्पित किया है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। कृष्ण कुमार देश के एक प्रमुख विचारक, लेखक एवं शिक्षाविद हैं। बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव के साथ 3 बातें हैं। एक तो हाथ का काम स्कूल में हो, दूसरी स्कूल की शिक्षा स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो और तीसरी स्कूल में जो जो विषय पढ़ाए जाए या जो जो कौशल पढ़ाए जाएं, सिखाए जाएं या ज्ञान के क्षेत्र जो संपर्क में लाए जाएं, वे अलग ना होकर संगठित हों, आपस में बंधे हों। तो बच्चों, हमने आज कृष्ण कुमार के गांव की शिक्षा नामक जो भाषण है, जो लिखित रूप में है, इसके 5वें और आखिरी अंश को भी पढ़ लिया है। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लिया है, समझ लिया है। लेकिन पिछली 3 कक्षाओं से हमने जो पढ़ा, इस भाषण के क्रम में जो विचार कृष्ण कुमार ने दिए हैं, पर्यावरण संबंधी, शिक्षा संबंधी, हरित क्रांति संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधित
और शिक्षा से संबंधित कई विभागों और कमेटियों की भी जो चर्चा की है, उन सभी को मिला करके हमने कुछ प्रश्न का निर्माण किया है, यह देखने के लिए कि हमारी समझ कितनी बनी इस पाठ को लेकर, कृष्ण कुमार के विचार को लेकर, साथ ही साथ गांधी जी के बुनियादी शिक्षा संबंधित सिद्धांतों को लेकर। तो बच्चों, आइए उन कुछ प्रश्नों को हम करते हैं और देखते हैं कि हमारी समझ कितनी परिपक्व हुई। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि गांव के बच्चों की शिक्षा पाठ गद्य की कौन सी विधा है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है भाषण। हाँ बच्चों, भाषण लिखित रूप में है, किंतु यह गद्य की विधा की जब भी बात होगी तो गांव के बच्चों की शिक्षा भाषण है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण कुमार का जन्म कब हुआ। आपको उत्तर याद होगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी में कृष्ण कुमार का जन्म हुआ था। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण कुमार का जन्म स्थान कहाँ है। आपको याद होगा। चलिए देख लेते हैं। उत्तर है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कृष्ण कुमार का जन्म स्थान टीकमगढ़, मध्य प्रदेश है। आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, गांव के बच्चों की शिक्षा किसके भाषण का लिखित रूप है। कहने का अर्थ है कि किसने यह भाषण दिया था जिसका लिखित रूप हम पढ़ रहे हैं गांव के बच्चों की शिक्षा नामक शीर्षक से। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है कृष्ण कुमार। बच्चों, कई बार यह सवाल लेखक के नाम से भी पूछा जाएगा। यदि लेखक की चर्चा होगी तब भी उत्तर कृष्ण कुमार होगा, और यह किसका भाषण है तब भी यह उत्तर कृष्ण कुमार ही होगा। आइए अब हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, कृष्ण कुमार को जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप क्यों दी गई थी। चलिए, यहाँ फेलोशिप 2 बार दिया हुआ है बच्चों, लेकिन हमने उच्चारण सही किया है, पढ़ा सही है प्रश्न कि कृष्ण कुमार को जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप क्यों दी गई। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है, भारत और पाकिस्तान को स्कूली पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत आज़ादी के संघर्ष में इतिहास का अध्ययन के लिए। कहने का अर्थ यह है कि भारत और पाकिस्तान के स्कूली पाठ्यपुस्तकों में जो आज़ादी के संघर्ष का इतिहास दिया गया है उसके विषय में इन्होंने लिखा है। यही कारण है कि इन्हें जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप दी गई थी। चलिए अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। छठा प्रश्न है, कृष्ण कुमार को गद्य लेखन के लिए कौन सा सम्मान मिला है। इन्हें कई सम्मान प्राप्त है, किंतु गद्य लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया गया है, चलिए देखते हैं। उत्तर है शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान कृष्ण कुमार को गद्य लेखन के लिए दिया गया है। आइए अब हम सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, कृष्ण कुमार विदेश में कब तक प्रवास किए। ये मैंने आपको परिचय में भी बताया था। क्या होगा उत्तर। उत्तर है 1975 से 1981 ईस्वी तक इन्होंने विदेश में प्रवास किया। लगभग 6 वर्ष इन्होंने विदेश में प्रवास किया है। आइए अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, कृष्ण कुमार की
प्रमुख कहानी संग्रह कौन सी है? चलिए उत्तर देखें। उत्तर है नीली आँखों वाले बगुले तथा त्रिकाल दर्शन। कृष्ण कुमार की प्रमुख कहानी संग्रह है नीली आँखों वाले बगुले और त्रिकाल दर्शन। हालांकि इन्होंने अन्य कई भी कृतियाँ की हैं, जैसे बाल कथा संग्रह आज नहीं पढ़ेगा, साथ ही साथ कुछ निबंध संग्रह भी है, विचारों का डर, स्कूल की हिंदी, ये इनकी कृतियाँ हैं। एक यात्रा वृतांत भी है, अब्दुल मजीद का छुरा, किंतु प्रश्न कहानी संग्रह से बनाया गया है, तो इसका उत्तर होगा नीली आँखों वाले बगुले और त्रिकाल दर्शन। आइए अब हम नवे प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न है कृष्ण कुमार की चिंता का केंद्रीय विषय क्या है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है शिक्षा। कैसी शिक्षा? प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हमारे समाज में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो शिक्षाएं बच्चों को दी जा रही हैं, यह इनके केंद्रीय विषय है और चिंता का विषय है कि जो समुचित शिक्षा होनी चाहिए, जो शिक्षा बच्चों को उपलब्ध करानी चाहिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, वह शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रही है। और इसी क्रम में उन्होंने कई विचार दिए हैं। तो कृष्ण कुमार की चिंता का केंद्रीय विषय शिक्षा है, जो कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जाता है। आइए अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है गांव के बच्चों की शिक्षा पाठ कहाँ से लिया गया है? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है कृष्ण कुमार के 5 व्याख्यानों का संग्रह है शिक्षा और ज्ञान, यहीं से यह पाठ संकलित है। बच्चों, यह सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न कई बार उलटकर पूछे जाते हैं कि कृष्ण कुमार के 5 व्याख्यानों का संग्रह शिक्षा और ज्ञान से कौन से भाषण का अंश लिया गया है, तब उत्तर होगा गांव के बच्चों की शिक्षा। या फिर कभी कभी सवाल ऐसे पूछा जाता है कि शिक्षा और ज्ञान संबंधी व्याख्यान संग्रह कितने व्याख्यान का संग्रह है, तो उत्तर होगा 5। आइए अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है गांव के बच्चों को शिक्षा भाषण कब और कहाँ दिया गया? गांव के बच्चों की शिक्षा होगा बच्चों, तो गांव के बच्चों की शिक्षा भाषण कब और कहाँ दिया गया था? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है अप्रैल 1997 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज दिल्ली की ओर से आयोजित महिला पंचों के अखिल भारतीय सम्मेलन में। यहाँ पांचों लिखा गया है, जबकि सही शब्द होगा पंचों। आइए अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है बुनियादी शिक्षा किसकी अवधारणा है? उत्तर देखते हैं। उत्तर है महात्मा गांधी। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी थी, जिसे हम बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, बेसिक शिक्षा। आइए अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है कृष्ण कुमार ने बुनियादी शिक्षा की प्रमुख कौन सी 3 बातें बताई हैं? आइए उत्तर देखते हैं कि वे कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने रखा है। पहला, हाथ का काम स्कूल में हो। दूसरा, स्कूल की शिक्षा स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो। और तीसरा, पढ़ाए जाने वाले विषय या सीखने के कौशल या ज्ञान के क्षेत्र तीनों आपस में संगठित हों। चलिए अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है कृष्ण कुमार के अनुसार आधुनिक शिक्षा की भारी समस्या क्या है? उत्तर देखते हैं। उत्तर है ऐसी विशेषता को जन्म देना जो समाज में नहीं बल्कि हमारे मन और कल्पना में है। यह भारी समस्या है क्योंकि इसे साकार करना है और यह साकार नहीं हो पा रहा है। आइए अब हम 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है कृष्ण कुमार ने भाषण में
किसके आत्मकथा का जिक्र किया है? यह मैंने कई बार जिक्र भी किया है, आपको याद होगा। बिल्कुल सही उत्तर आप सोच रहे हैं, उत्तर है कमारा ले की आत्मकथा। कृष्ण कुमार ने अपने भाषण में आत्मकथा कमारा ले की है, उसी का जिक्र किया है। आइए अब हम 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में किस देश का राज था? शुरू में ही यह पहली पंक्ति से ही शुरू हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर है फ्रांस का। चलिए अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण से किस प्रकार के संकट उत्पन्न हुए हैं? चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है पर्यावरणीय संकट। पर्यावरणीय संकट कृष्ण कुमार ने कहा है कि आर्थिक उदारीकरण का एक दुष्परिणाम है। साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा संबंधी भी बात की थी और स्वास्थ्य की भी, किंतु पर्यावरणीय संकट को इन्होंने केंद्र में रखा है। आप पूरे भाषण को पढ़े होंगे तो ये बात सामने आई थी। आइए अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का सीधा संबंध किससे है? बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि बुनियादी शिक्षा का सीधा संबंध किससे है। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हस्त कौशल एवं रोजगार से, यानी पढ़ाई के साथ साथ हाथ के काम में भी कौशल होना और उससे रोजगार के भी, छोटे छोटे रोजगार की भी प्राप्ति हो जाना। आइए अब हम 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, कंसल्टेंसी फीस क्या है? इसकी बात आई है पाठ में कि कई सारे विदेशी धन आते हैं जो इन्हें खर्च किया जाता है और यहीं से भ्रष्टाचार शुरू भी होता है और फिजूल के खर्च भी किए जाते हैं। तो उसी संबंध में यह कंसल्टेंसी फ़ीस की बात आई थी। तो कंसल्टेंसी फ़ीस है क्या? चलिए देख लेते हैं। कंसल्टेंसी फ़ीस सलाह देने के लिए लिया गया शुल्क को कहा जाता है। चलिए अब हम 20वें और आखिरी प्रश्न की ओर चलें। 20वां और आखिरी प्रश्न है, कमारा ले ने अपनी आत्मकथा किसे समर्पित की है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है लाखों अशिक्षित माँ को समर्पित। कमारा ले ने लाखों अशिक्षित माँ को अपनी आत्मकथा समर्पित की है, क्योंकि आत्मकथा के आखिरी पृष्ठ पर वे अपनी माँ के कहे हुए शब्द कहते हैं और ये बहुत ही विचारपूर्वक आत्मकथा को अगर पढ़ा जाए तो बहुत विचारणीय प्रश्न है जिसे कृष्ण कुमार ने हमें अवगत कराया है। और यह विचार वे कहते हैं कि केवल कमारा ले की माँ की चिंता नहीं है, यह चिंता ऐसे कई कमारा ले हैं और कई ऐसी माएँ हैं जिनकी चिंता में हैं। तो बच्चों, आज हमने पूरे पाठ को पढ़ लिया है, समझ लिया है। पाठ था गाँव की शिक्षा, गांव के बच्चों की शिक्षा, जो कि एक भाषण था। महिला पंचों के सामने यह भाषण कृष्ण कुमार ने पढ़ा था और इस भाषण का लिखित रूप हमने अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ा है और हमने यह जाना है कि गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, वहाँ किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। इस पूरे शैक्षणिक प्रक्रिया जो होती है, शैक्षणिक प्रक्रिया, उसको भी हमने जाना कि यह प्रक्रिया इतनी जटिल है, जबकि शैक्षणिक प्रक्रिया सबसे अधिक सरल होनी चाहिए। कई सारे विचार आए थे, तथ्य आए थे, जिसे हमने जाना, समझा और अपनी समझ को और पक्का किया, मजबूत किया। तो आशा है बच्चों कि अब हमने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है। अब हम अगली कक्षा में पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।